राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कोरोना काल में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, जो बच्चे कोरोना के कारण अनाथ हुए हैं उनकी देखरेख बाल गृह में की जाएगी। ऐसे अनाथ बच्चे बच्चियों का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता पर नामांकन कराया जाएगा। साथ ही कोरोना काल में वैसे बच्चे बच्चियों जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, जिनमें कम से कम एक की मृत्यु कोरोना के कारण हुई हो, उनको बाल सहायता योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष होने तक 1500 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में बाढ़ आपदाओं को लेकर भी चर्चा की। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में बाढ़ की तैयारियों के संबंध में सांसदों, विधान पार्षदों, विधायकों के साथ परमंडलवार बैठक में प्राप्त सुझावों से संबंधित समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र से संबंधित बाढ़ पूर्व कार्यों तथा भावी परियोजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कई सारे निर्देश देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की सुझावों को ध्यान रखते हुए कार्य करें। क्षतिग्रस्त हुए सड़कों, पुल पुलियों की पुनर्स्थापना को प्राथमिकता के साथ 15 जून तक पूर्ण कर लें। सभी पथों एवं ब्रिजों का अनुरक्षण करें। ये सुनिश्चित कर लें कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हो। विशेष अभियान चलाकर बरसात के पुल पुलियों की सफाई कार्य पूर्ण कर लें। बाढ़ सुरक्षा हेतु बचे हुए सभी कटाव निरोधक कार्य व बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य को जल्द पूरा करें। बाढ़ को लेकर सभी अधिकारी पूरी तरह सचेत रहें ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि लोगों की सहायता व सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार उपस्थित थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल सहित अन्य वरीय अधिकारी जुड़े हुए थे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस वार्ता कर कहा कि दिल्ली सरकार कोरोना से लड़ने के लिए कड़े प्रयास कर रही है और हमारी कोशिश है कि तीसरी लहर के आने से पहले पूरे दिल्ली वासियों को वैक्सीन लगाई जाए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि जब भी मुख्यमंत्री केजरीवाल केंद्र सरकार से वैक्सीन की मांग करते हैं तो केंद्र सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल को कोसना शुरू कर देती है। दिल्ली में दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, केजरीवाल जी की सरकार कोशिश कर रही है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके लोगों को वैक्सीन लग जाए, दिल्ली के हर नागरिक के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाए। हम तमाम तरह से कोशिश कर रहे हैं, जितनी वैक्सीन हमको मिल रही है हम उनको फटाफट वैक्सीन लगा रहे हैं ताकि जिसको भी वैक्सीन लग जाएगी कम से कम उसका स्वस्थ रहना, सुरक्षित रहना सुनिश्चित होने लगेगा। इस मकसद से काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। खट्टर साहब ने कहा कि केजरीवाल जी जल्दबाजी कर रहे हैं, वैक्सीन धीरे धीरे लगवाएं, मतलब वैक्सीन बचा के रखें। उधर जेपी नड्डा जी ने भी कल अरविंद केजरीवाल जी के लिए काफी उल्टा सीधा बोला। जब कोविड को संभालने की बात थी, जब वैक्सीन लाने की बात थी, जब वैक्सीन प्रोक्योर करने की बात थी, देश में वैक्सीन को ज्यादा बनवाने की बात थी, उस वक्त तो इमेज मैनेजमेंट और चुनाव मैनेजमेंट में लगे रहे। और अब जब वैक्सीन की मांग कर रहे हैं लोग, अरविंद केजरीवाल जी मेहनत करके वैक्सीन की मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगर थर्ड वेव आती है तो उससे पहले मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन लग जाए और सबके अंदर सुरक्षा रहे, एंटीबॉडीज रहे। जब तक दिल्ली के हर आदमी के लिए दिल्ली में वैक्सीन नहीं आ जाएगी, अरविंद केजरीवाल जी इसी तरह से वैक्सीन मांगते रहेंगे। इन्होंने पहले दिल्ली के लोगों की ऑक्सीजन रोक ली, फिर अरविंद केजरीवाल जी ने लड़ के इनसे लड़े, कोर्ट में भी इनसे जाके लड़े, वैसे भी लड़े और फिर दिल्ली के लोगों के लिए ऑक्सीजन लेके आए और इसकी वजह से दिल्ली के हजारों लोगों की जान बची। केजरीवाल जी का मकसद है लोगों की जान बचाना। आपने अगर अपना मकसद वैक्सीन बेचना बना रखा है या वैक्सीन बचाना बना रखा है तो ये आप जानिए, लेकिन केजरीवाल जी का मकसद है कि लोगों को वैक्सीन लगे, लोगों की जान बचे, वो उसके लिए काम करते रहेंगे। आपका मकसद है वैक्सीन बेच दें, आप बेचने पे काम करते रहिए। मैं बीजेपी के लोगों से कहता हूं अपने अपने राज्यों में भी जहां जहां आपकी सरकार है वहां लोगों को वैक्सीन लगाने पे ध्यान दो।
केजरीवाल जी दिल्ली के एक एक आदमी को वैक्सीन लगा के थर्ड वेव से पहले सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जितना जल्दी लोगों को वैक्सीन लग जाए उतना जल्दी लोगों की जान बचेगी, उतना ज्यादा लोग सुरक्षित रहेंगे थर्ड वेव अगर आती है तो। दिल्ली सरकार ने पिछले कोरोना काल में घोषणा की थी कि दिल्ली में कोरोना के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शहीद हुए कोरोना योद्धाओं को दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। इसी को लेकर आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पिछले साल शहीद हुए पुलिसकर्मी अमित राणा के परिवार से मुलाकात की। राष्ट्र प्रथम से बातचीत के दौरान आदेश गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने अपने किए हुए वायदे को पूरा नहीं किया। शहीद अमृत राणा के परिजनों को अभी तक दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि नहीं दी है। देखिए, आज अमित राणा हमारे बीच में नहीं है और अमित राणा ने अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। कोरोना पेंडेमिक के समय में लोगों की मदद करते हुए वो कोरोना महामारी में शहीद हुए। उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने आगे आकर कहा था कि जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिनकी मृत्यु हो गई, जो शहीद हो गए, उनको सरकार 1 करोड़ रुपए देगी सम्मान राशि के रूप में। और आज 1 वर्ष हो गया है, उनकी धर्मपत्नी और उनके बच्चे, उनको अभी तक वो राशि नहीं मिली है, जबकि इस राशि को देने में दिल्ली सरकार भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है। मैं मानता हूँ कोई भी सरकार धर्म, जाति, मजहब के आधार पर इस तरह के कामों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हम जाबांज शहीद अमित राणा जी के यहाँ घर पर आए हैं और हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी निवेदन करना चाहते हैं कि ये भेदभाव करना छोड़िए आप, और आप तुरंत अमित राणा जी के परिवार और उनकी पत्नी जो पूजा जी हैं और उनके बच्चों, उनको जो आपने घोषणा की उसको तुरंत प्रभाव से रिलीज़ कीजिए। और जहाँ तक सांसद गौतम जी की बात है, उन्होंने जो घोषणा की है वो निश्चित रूप से पूरी होगी। और जो उन्होंने कहा है, क्योंकि गौतम जी हमेशा जो काम कहते हैं वो पूरा करते हैं और बहुत सारे अपने सेवा काम वो करते भी रहते हैं। यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि सवाल विश्वसनीयता का है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है, कोई अगर ऐसा ऐरा गैरा आदमी अगर करे घोषणा और वो नहीं दे तो समझ में आता है। एक दिल्ली एक स्टेट का मुख्यमंत्री घोषणा करे और घोषणा सिर्फ कागजी नहीं, बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया था, और वो पूरी नहीं होती तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। इससे पता लगता है कि वो किस कदर राजनीति से प्रेरित हैं, किस कदर प्रेरित हैं, और अपने तमाम पैसे खर्च कर रहे हैं। आप विज्ञापनों में हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। जो मदद जहां पहुंचानी उसको, जो आपने घोषणा की उसको तो पूरा कीजिए। इन दिनों दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता व कार्यकर्ता सेवाई संगठन के सौजन्य से कोरोना मरीजों और उनके परिजनों के लिए जगह जगह अस्पतालों के बाहर मुफ्त भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि कोरोना काल और लॉकडाउन के चलते लोगों को कुछ मदद मिल सके। इसी क्रम में आज नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर कोरोना मरीजों के परिजनों को भोजन वितरित किया। बहुत सारे पेशेंट्स हैं और उन पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स हैं, सब कुछ बंद होने के कारण उनको बहुत समस्या आ रही है और आसपास कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है। तो हम लोगों ने तब से ये सेवा ही संगठन के माध्यम से ये सेवा शुरू की और प्रयास रहा कि ये यहाँ पर भोजन की व्यवस्था दोनों वक्त, लंच और डिनर, 2 वक्त का खाना हम सबको प्रोवाइड कर सके। तो चल रहा है, जब तक हिम्मत है चला जा रहा है। आज मोहित जी भी हमारे बीच में हैं, तो मोहित जी भी लगातार कुछ ना कुछ अपने क्षेत्र में भी करते रहते हैं। और देखिए, अनलॉक फेस तरीके से होगा। अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि वापस सब भीड़ आ जाए, क्योंकि जो मृत्यु दर बढ़ी थी और जो दिल्ली में समस्या आई थी वही समय अनुसार लॉकडाउन नहीं होने की वजह से आई थी। अगर पिछली वेव की तरीके से टाइमली लॉकडाउन हो जाता तो मृत्यु दर इतनी नहीं बढ़ती, पर कहीं ना कहीं बावजूद केंद्र सरकार द्वारा जो नसीहत दी जा रही थी उस पर देर से काम हुआ, इसलिए मृत्यु दर अधिक हुई। अभी जैसे जैसे चीज़ें सुधर रही हैं का मतलब सुधर गई हैं ऐसा नहीं मानना चाहिए, और हमें उस चीज़ को उसी प्रकार से आगे करना पड़ा।
मेरे ख्याल से आज जो हम जिस काम में मैं आज पार्टिसिपेट कर रहा हूँ यहाँ, मीनाक्षी जी जो कर रही हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एज मतलब पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, लेकिन एज सिटीजन्स हमको अपने जो देशवासी हैं उनकी मदद करनी चाहिए। और हालात बहुत मुश्किल के बीते हैं अभी के रिसेंट जो थे, अब शायद लगता है थोड़ा कुछ बेटर है, लेकिन अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, अभी भी टाइम लगेगा। तो ऐसे वक्त में मुझे लगता है कि सब लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, जितना भी कर सकते हैं। मैं आज यहाँ पर आया हूँ, आज यहाँ गरीबों को और जो पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स होते हैं उनको यहाँ खाना दे रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं। पिछले 2-3 महीने से मैंने और कुछ मेरी पत्नी और हम लोगों ने फैमिली ने मिलके एक प्रोजेक्ट बजरंगी शुरू किया था। बजरंगी नाम का एक व्यक्ति था जो हमारे साथ काम करता था, वो गुजर गया रात को, कोरोना से ऑक्सीजन ढूंढते ढूंढते सड़क पे गुजर गया। तो उसके नाम से हमने एक प्रोजेक्ट बजरंगी किया है। उसके तहत हम लोग कॉन्सनट्रेटर्स, ऑक्सीजन और ऑक्सीमीटर्स, डिफरेंट चीज़ें जो हैं कोरोना से रिलेटेड, ये सब भी सप्लाई कर रहे हैं और दिल्ली में कर रहे हैं और बाकी देश के कोनों में भी हम कोशिश कर रहे हैं और ये सब करने की। तो आई थिंक सब लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें तो ये मुश्किल घड़ी से हम लोग निकल सकते हैं। मेरा कहना एक ही होगा कि ये जो घड़ी, जैसे मैं अभी कह रहा था, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें कंपैशन की, एम्पैथी की, सिंपैथी की, दूसरे का दर्द समझना। और ये खाली इंसान में तो होना ही चाहिए, लेकिन जो जानवर हैं, हमारे जो कम्युनिटी एनिमल्स हैं, उनके तरफ भी लोगों का दया वाला भाव होना चाहिए। वो भी बेचारे बहुत मुश्किल में रहते हैं। तो मेरे ख्याल से कंपैशन जो है, दया भाव जो है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और एज आर्टिस्ट होने के नाते जो भी मेरी आवाज़ सुनते हैं, मैं कहूँगा कि आप दया भाव से लोगों की सहायता करें और मदद करें जिनको भी मदद की ज़रूरत है। मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के करोल बाग के बापा नगर में भी लोगों को मुफ्त राशन किट वितरित की। ये राशन उन लोगों को दिया गया जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इस कार्यक्रम में सांसद मीनाक्षी लेखी के साथ बॉलीवुड के मशहूर सिंगर मोहित चौहान भी शामिल थे। अगर दिल्ली सरकार की दुकानों पे जो केंद्र सरकार से राशन आया है वो बंटना शुरू हो जाता तो मुझे यहाँ राशन वितरण की ज़रूरत ही नहीं थी। 80 करोड़ लोगों का राशन केंद्र सरकार ने दिया है। मिलावट से लेके सब तरीके का गैर नैतिक, गैर जिम्मेवार काम दिल्ली सरकार की दुकानें कर रही हैं और लोगों को हाहाकार मची हुई है, उनके पास कुछ खाने को प्रबंधन नहीं है। केंद्र सरकार पैसा खर्च रही है लेकिन दिल्ली सरकार बांट नहीं रही, तो हम जैसे लोगों को फिर बीच में आके लोगों की मदद करनी पड़ेगी। राशन पूरे भारत के अंदर जो राशन की दुकानों पे राशन मिलता है वो केंद्र सरकार ही भेजती है, क्योंकि एमएसपी देकर केंद्र सरकार ही खरीद करती है और राज्य केवल वितरण का काम करते हैं। उसमें 2 तरीके का नियम है। पहला नियम है जिनके पास राशन कार्ड है उनको 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, जो कि 25 रुपया या 30 रुपये किलो का सामान है, वो 2 रुपये किलो के हिसाब से दिया जाता है। उसके अलावा 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वो दूसरे राज्य में हैं, उनको भी फ्री में राशन दिया जाएगा केवल आधार कार्ड पर। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। इस योजना का नाम दिल्ली सरकार ने केवल बदला है, उसको मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखने से योजना उनकी नहीं हो जाती, बल्कि 2 महीने तक ये राशन फ्री बंटना है। देखिए, जो सिचुएशन से अभी हिंदुस्तान गुजर रहा है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे कल्चर में, हमारे देश के कल्चर में हमेशा से रही है, वो है दया भाव, दूसरे की मदद करना, ज़रूरतमंद की मदद करना। तो जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था उस टाइम पे मैंने एनिमल्स को फीड करना शुरू किया और वो अभी तक एवरी डे होता है। करीब 150 डॉग्स हैं और भी जानवर हैं, उनको डेली मैं खाना पहुंचाता हूं और उसके लिए मैंने ट्रस्ट भी बनाया है, एनिमल्स आर पीपल टू। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आज एक प्रेस वार्ता कर दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस प्रेस वार्ता में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के साथ
नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदुड़ी व दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिदुरी भी शामिल थे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना काल में पूरे देश में सबसे ज्यादा मौतें राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल हैं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और होता कुछ है, दिखता कुछ है, और उसका खामियाजा दिल्ली की जनता ने इस कोरोना महामारी में भुगता है, महसूस किया है, एक दर्द के रूप में महसूस किया है। और आंकड़े बताते हैं, ये दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े नहीं हैं, ये वर्ल्डोमीटर के आंकड़े हैं। और वो आंकड़े ये कह रहे हैं, चीख चीख कर सरेआम कह रहे हैं कि पूरे दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा मौतें कहीं हुई हैं तो वो दिल्ली में हुई हैं कोरोना के कारण। प्रधानमंत्री मोदी जी, केंद्र सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, सबने दिल्ली को पहले आगाह किया था। लेकिन अफसोस की बात है कि दिल्ली सरकार उस समय सोती रही। और अगर ये कहें कि वो सोने के साथ साथ वो दिल्ली के अंदर नई शराब नीति कैसे परोसी जाए, उस मंत्रणा में लगे रहे वो लोग। दिल्ली सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा, देश की राजधानी, सबसे ज्यादा मौतें दिल्ली में हुई। मैं आंकड़े बताता हूं आपको। 30 मई को तक के कोविड केस फैटेलिटी रेट सबसे ज्यादा 1.69% दिल्ली में, जबकि उड़ीसा में 0.35%, केरल में 0.33%, बिहार में 0.13%। और 30 मई को जो हेल्थ बुलेटिन वो दिल्ली सरकार के द्वारा जो जारी किया गया, वो भी मेरे पास है। उस हेल्थ बुलेटिन के अनुसार जो 24,151 मृत्यु दिल्ली के अंदर 30 मई तक हो चुकी थी। मोहल्ला क्लिनिक बंद रहे, लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिले, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था नहीं थी, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन का तंत्र बिल्कुल बिखर गया, कोई उस पर सरकार ने काम नहीं किया। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के अंदर कामों की निगरानी के लिए कोई समिति भी दिल्ली सरकार ने नहीं बनाई। और जब कोविड पीक पर था तो देखने में आया कि क्वारंटाइन सेंटर बनने चाहिए थे, वो भी समय पर नहीं बने। समय पर लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिली, ऑक्सीजन ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही, दिल्ली सरकार ऑक्सीजन प्रोक्योर नहीं कर पाए, टैंकरों की व्यवस्था नहीं की, और ऑक्सीजन और मेडिसिन की कालाबाजारी वो रोक नहीं पाए, जिसके कारण से दिल्ली ने तबाही और मौत का मंजर देखा है। मैं समझता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता के सामने झूठ बोलने पर माफी मांगनी चाहिए। अब 47,000 करोड़ रुपए का दिल्ली सरकार के पास हेल्थ का बजट हो, आप दिल्ली में एक अस्पताल नहीं बना पाए, और आप कहते हैं कि दिल्ली में जो हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं वो वर्ल्ड क्लास की है। ये आपने जो मोहल्ला क्लिनिक, ये जो डिब्बे खड़े कर दिए, आज बनाते हैं, 2-3 महीने के बाद उनकी इतनी स्थिति खराब हो जाती है कि कोई वहाँ जाके इलाज कराने के लिए तैयार नहीं है, उसके ऊपर आपने हजारों करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया। यही है आपकी जो वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम, यही है क्या? और जो मैंने 2 सवाल अरविंद केजरीवाल के सामने किए हैं कि जिन कोरोना योद्धाओं को अभी तक 1-1 करोड़ रुपया की सम्मान राशि नहीं दी गई है, वह कब तक दी जाएगी? और दूसरा,
जो उन्होंने घोषणा की है बहुत कम उन्होंने आर्थिक सहायता देने की बात कही है, उसमें बढ़ोतरी हो और जिन लोगों की मृत्यु हुई है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ने उनको उन बेचारों को बुरी तरह से लूटा है, वो पैसा कब तक उनको लौटाएंगे, ये मेरा उनसे दूसरा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले लॉकडाउन में घोषणा की थी कि कोरोना काल में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जान गंवाने वाले शहीद कोरोना योद्धाओं के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दिल्ली सरकार द्वारा दी जाएगी, लेकिन दिल्ली सरकार अपने इस वादे पर खरा नहीं उतरी है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने मांग की है कि दिल्ली सरकार अपना वादा पूरा करे और कोरोना योद्धाओं के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दे। हौसला अफजाई के नाम पर 1 करोड़ रुपए राशि उन व्यक्तियों को, उन परिवारों को देने की जो की थी जो कि संक्रमण से संक्रमित हुए। ये स्वयं से अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी उन कोरोना योद्धाओं को बकायदा एक सर्कुलर और ट्विटर, मीडिया में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से विश्वास दिलाया। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि साथियों, अरविंद के हर वादे की तरह ये वादा भी झूठा साबित हुआ। जब से संक्रमण विश्व और देश में दिल्ली में फैला है, लगभग 14 महीने हो चुके। इन 14 महीनों में हमारी जानकारी के अनुसार अलग अलग डिपार्टमेंट में जो क्षति हुई है कोरोना योद्धाओं की, जो शहीद हुए, उनमें नगर निगम की हम बात करें तो 94 से ज्यादा लोग शहीद हुए, जिनमें 49 सफाई कर्मचारी, 100 से अधिक शिक्षक हैं और पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार 32 पुलिस के जवान। अभी वर्तमान में एक और सूची मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया में भी सर्कुलेट हो रही है और हमारे अपने रिसर्च में भी ये पाया गया है कि लगभग जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है उसमें 101 तो सेकंड वेव पे ही शहीद हो गए हैं डॉक्टर्स। इन आंकड़ों को देखें तो शर्म आती है, शर्म से सर झुक जाता है। इन कोरोना योद्धाओं के परिवारों के सामने हिम्मत नहीं होती है उनको जवाब देने की। जब दिल्ली सरकार के द्वारा मदद के जब आंकड़े आते हैं तो मात्र 14 महीने में 15 लोगों को मुख्यमंत्री अरविंद के द्वारा मात्र 15 लोगों को 1 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई। अफसोस ये है साथियों, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठे साबित हुए अपने वादे में, वहीं पर भारत सरकार के प्रधानमंत्री महोदय जो इन कोरोना योद्धाओं को लेकर के ताली और ताली दिलवाते थे, खून बरसाते थे, आज उन वादों पर तमाम कोरोना योद्धा की आज हुई। दिल्ली आप जानते हैं, दिल्ली में भारत सरकार के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी यहाँ बैठे। दिल्ली में एनसीडी पर भी भाजपा का रोल। अपने भाषणों के द्वारा जनता के बीच में वाहवाही लूटने की जो प्रतिस्पर्धा इन दोनों में मची हुई है, केजरीवाल ने 1 करोड़ की घोषणा की तो भाजपा के मेयर को 10 लाख रुपए की घोषणा देने की इन कोरोना योद्धाओं के सामने एक अपील जारी। अफसोस ये है, ना तो 1 करोड़ रुपए केजरीवाल साहब दे पाए और ना कर्मचारियों को भाजपा शासित नगर निगम में भाजपा उनको दे पाई। जो अमित राणा केंद्र की दिल्ली पुलिस जिसको कहा जाता है होम मिनिस्टर के अंतर्गत आती है, जितनी जिम्मेवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री मैं समझता हूं उतनी जिम्मेवारी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर की भी है। अमित राणा के परिवार को गुमराह करने का काम ये दोनों सरकारें कर रही है। ये मैं कहना चाहता हूं, सीधे तौर पर भाजपा की भी उनकी जिम्मेवारी बनती है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से आग्रह करेंगे, यदि मुख्यमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से ऑफिशियल ट्वीट से ये वादा किया था तो उस परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि क्यों नहीं दी? हमारी ये मांग है कि ये सरकार जो ऑफिशियल आंकड़े डिपार्टमेंट ने भी जारी किए, एजुकेशन डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस,
एमसीडी या दिल्ली के हेल्थ विभाग में काम करने वाले कर्मचारी, वो पत्रकार साथी जो कोरोना इस महामारी को कवर करते हुए अस्पतालों में और जगह जगह जहां गए, वो पत्रकार साथियों को भी इसमें जोड़ते हुए कोरोना योद्धा के सम्मान से सम्मानित करते हुए 1 करोड़ रुपए की राशि तुरंत मुहैया कराई जानी चाहिए। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे अनलॉक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो वहीं गर्मी और उमस से जूझ रहे दिल्ली वासियों को रविवार शाम से ही कुछ राहत मिलनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि रविवार शाम से ही दिल्ली में धूल भरी तेज हवाएं चलने लगी, तो वहीं दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश भी हुई। सर्वप्रथम से देखिए संवाददाता मिहिर झा की रिपोर्ट। मौसम की तब्दीलियां देखने को मिल रही है और महानगर दिल्ली में कोरोना भी घट रही है। आप अपने अपने घरों में रहें, पूर्णतः सावधानी बरतें, 2 गज की दूरी, मास्क है बहुत ज़रूरी, इस नियम का पालन अक्षरशः करें। कोरोना बिल्कुल खत्म होगी, भारत स्वस्थ होगा। अब अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तमाम फैक्ट्रियों में अब मजदूरों को काम आज से मिलना प्रारंभ होगा और वाहन जो अब खड़े हैं उन्हें भी ग्राहक मिलेंगे और उनका भी रोजगार पटरी पे आएगा। आज से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और फैक्ट्रियों को उत्पादन की छूट मिल चुकी है। इससे मजदूरों को रोजगार के शुभ अवसर मुहैया होंगे और जितने भी निर्माण कंपनियां हैं, भवन निर्माण से संबंधित, अन्य निर्माण से संबंधित कंपनियों को भी खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस प्रकार आज से अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और यह बहुत ही सुखद बात है और इसके कारण लोगों को रोजगार के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। लॉकडाउन की मियाद बढ़ चुकी है, लेकिन खुशी की बात है कि दिल्ली सरकार ने तमाम फैक्ट्रियों और तमाम निर्माण कंपनियों को अपने अपने कार्य करने की छूट दे चुकी है। तो यह बहुत ही सुखद बात है कि अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया आज से लागू कर दी गई है और जितने भी फैक्ट्रियां हैं वो अब चलनी प्रारंभ होगी और इससे मजदूरों को रोजगार का शुभ अवसर प्राप्त होगा और निर्माण कंपनियां जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है उन्हें भी निर्माण करने की छूट मिल चुकी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब धीरे धीरे अपने मातहत अधिकारियों से फीडबैक लेनी प्रारंभ कर दी है और जनता की राय भी वे लगातार ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आईईडी को नष्ट किया, बड़ा हादसा टला। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर बीमारी बड़ी है तो कानून वापस ले लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि किसान क्यों है यहाँ। वैक्सीन की कमी के बीच में बर्बाद हो रही डोज डस्टबिन में मिली, भाजपा ने गहलोत सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़, इनामी महिला नक्सली ढेर। दिल्ली एचसी ने खारिज की सेंट्रल विस्टा निर्माण पर रोक लगाने वाली याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख का जुर्माना। ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को नहीं किया रिलीव। केरल विधानसभा ने लक्षद्वीप के प्रति एकजुटता वाला प्रस्ताव किया पारित, केंद्र से तत्काल कार्रवाई की मांग की। दिल्ली वालों को गर्मी से मिलेगी राहत, आसमान की गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान। डोमिनिका के अस्पताल में भर्ती हुआ भगोड़ा मेहुल चौकसी, कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। सरकार की सख्ती के बाद झुका ट्विटर, दिल्ली हाई कोर्ट में बताया नए आईटी नियमों का कर रहे हैं पालन। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे यहीं विदा लेते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
भंग